नमस्कार दोस्तों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अपना अपना कर्ज और इसकी लेखिका है अमृता प्रीतम। ये एक पंजाबी कहानी है और इस कहानी में किस कर्ज की बात की गई है वो तो कहानी पढ़ने के बाद ही हम समझ पाएंगे। वैसे भी कहा जाता है कि जो कर्ज होता है उसे चुकाना पड़ता है। कभी कभी तो इतनी गहरी बातें भी हम अपने आसपास सुनते हैं कि इस जन्म का जो कर्ज है कभी कभी अगले जन्म में चुकाना पड़ता है, या पूर्व जन्म का जो कर्ज है वो हम इस जन्म में चुका रहे होते हैं। तो इस कहानी में कौन किसका कर्ज चुका रहा है आइए जानते हैं। इस कहानी को भी MHT 12 के अंदर शामिल किया गया है और ये इग्नू के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। आइए पढ़ते हैं कहानी अपना अपना कर्ज। वह एक टूटी हुई बात की तरह थी। किसी को मालूम नहीं कि वह कौन थी, कहाँ से आई थी, कब आई थी। शायद कुंवारी थी, शायद विधवा थी, क्योंकि मर्द के नाम पर उसकी झुग्गी में कोई 2 बरस का बच्चा था, पर वह उसका भी हो सकता था और उस दूसरी उससे कुछ पक्की उम्र की औरत का भी। नई बन रही बस्ती में सभी नए थे, वे भी जो वहाँ अपने घरों की नींवें खुदवा रहे थे और वे भी जो ईंट और चूना ढोकर दीवारें खड़ी कर रहे थे। सो नीम के पेड़ों के नीचे बनी हुई उसकी चाय की झुग्गी न जाने पेड़ों की आयु की थी या हाल में ही खुदी नींवों की आयु की थी। लोगों को केवल ये मालूम था कि उसका नाम मूर्ति है। तो यहाँ पर एक महिला की बात की जा रही है जिसका नाम क्या है, मूर्ति। और उसकी झुग्गी में सवेरे से लेकर शाम के 5 बजे तक, मजदूरों की छुट्टी होने के समय तक, गरम दाल चीनी वाली चाय मिलती है। वह अक्सर मोटी मलमल की लाल धोती बांधे रहती थी और चूल्हे में जलती हुई लकड़ियों के पास बैठी हुई वह भी चूल्हे की आग जैसी मालूम होती थी। वह दूसरी उससे पक्की आयु वाली जब धूप चढ़ती तब बच्चे को खिलाती हुई बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठी हुई दिखाई देती। तो यहाँ पर एक और दूसरी महिला की बात की जा रही है जिसकी उम्र पक्की है, यानी कि वो मूर्ति से ज़्यादा उम्र की है और उनके पास एक बच्चा भी है। और ये समझ में नहीं आता कि बच्चा मूर्ति का है या फिर उस पक्की उम्र वाली महिला का, क्योंकि जो पक्की उम्र वाली महिला है वो बहुत ख्याल रखती है बच्चे का, ऐसे ख्याल रखती है जैसे कोई माँ रखती है। और जब शाम की ठंड उतरने लगती तब बच्चे को आंचल में लपेटकर वह झुग्गी के भीतर जाती हुई दिखाई देती। चाय सिर्फ वह मूर्ति बनाती और बांटती दिखाई देती थी। राजबक्सी के घर की छतें जब पड़ चुकी तब कुछ दिनों के लिए काम थम गया, पर बख्शी साहब इन दिनों भी नियम से आते थे और चौकीदार को भेजकर चाय वाली झुग्गी से चाय मंगवाते थे और कुछ देर वहाँ अकेले कुर्सी पर बैठे रहते थे। एक दिन वे कुछ देर से आए। बन रहे सब मकानों के चौकीदार अपनी अपनी झुग्गी में आग जलाकर कुछ पका वका रहे थे और मूर्ति की झुग्गी में भी चाय के बर्तन मांजे धोए जा चुके थे कि उन्होंने चौकीदार को चाय लाने के लिए भेजा। मूर्ति ने नए सिरे से चाय का पानी रखा। चौकीदार शायद उनके लिए सिगरेट लेने चला गया था। मूर्ति ने चाय बनाकर उसका इंतजार किया, फिर स्वयं जाकर बख्शी साहब को चाय दे दी। नीम के पेड़ों से झड़े हुए पत्ते जमीन पर कुछ इस तरह हिल रहे थे जैसे मिट्टी को टटोल टटोल कर अपनी जड़ें खोज रहे हों। राजबख्शी ने चाय का प्याला हाथ में लेते हुए मूर्ति की ओर देखा था, पर फिर आंखें परे कर ली थी। फिर भी आंखों में से कुछ उतरकर अभी तक मूर्ति के मुंह पर हिल रहा था। वे चाय पी रहे थे। मूर्ति परे कुछ दूर पर संध्या के सिमटते हुए उजाले की तरह खड़ी रही। मूर्ति, अचानक उसकी आवाज़ ऐसे आई जैसे हवा के एक झोंके से नीम के पेड़ से बहुत सारे पत्ते झड़ पड़े हों। जी, न जाने क्यों मूर्ति को लगा जैसे उसकी आवाज़ पीपल के पत्ते की तरह कांप गई थी। शायद उन तक पहुंची भी नहीं थी, होठों में ही कांप गई थी। तुम यहाँ कब आई, किस तरह? मूर्ति ने परे सुनने में देखा, परे वहाँ तक जो आंखों की पहुँच से बाहर था। फिर कहा, काफिले के साथ, जब सारे लोग आए थे। राजबख्शी ने नज़र भरकर उसकी ओर देखा। गोधूली के इस समय में वे कांसे की मूर्ति की भांति अचल खड़ी लगती थी। उन्हें ख्याल आया, पिछले वर्ष इस धरती का विभाजन एक और गजनवी की तरह आया था जिसने न जाने कितनी मूर्तियां तोड़ी थी। तो यहाँ पर भारत पाक विभाजन की त्रासदी के बारे में संकेत किया गया है और वो सोच रहे हैं कि मूर्ति भी शायद वहीं से उसी काफिले के साथ आई थी और यह एक मूर्ति न जाने किस मंदिर से उठाकर यहाँ एक झुग्गी में लाकर रख दी थी। पर साथ ही राजबख्शी को डूबते हुए सूरज की लाली जैसा एक तीखा सा एहसास हुआ। लोग सदा अपने घर बार, रोजगार और रहन सहन जैसी हैसियतों से ही पहचाने जाते हैं।
ये सब चीज़ें जब उनके पास से खो जाएं, उनके चेहरे भी खो जाते हैं। पिछले बरस उन्होंने कई कैंप और काफिले देखे थे। अपनी अपनी हैसियत के बिना लोगों के अपने चेहरे भी खोए हुए थे। सब कुछ एक भट्टी में गलकर एक जैसा हो गया जान पड़ता था, चेहरे भी, आवाज़ें भी, ख्याल भी। तो यहाँ पर भारत पाक के समय जो त्रासदी हुई और लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि लोगों की जो हैसियत होती है उसके घर बार से, रोज़गार से, सामान से होती है। और इन लोगों का रोज़गार छिन गया, घर बार छिन गया, रातों रात इनकी जो हैसियत है, जो इनकी पहचान है, वो न जाने कहाँ चली गई। और इन लोगों के अब चेहरों के ऊपर इनकी कोई पहचान नहीं थी। पर ये मूर्ति किस तरह साबुत की साबुत। राजबख्शी को मूर्ति के घर बार या उसकी हैसियत का पता नहीं था, पर एक गहरा सा एहसास था, वह जो भी थी वही है। उसकी किसी मंदिर या महल में रहने वाली अदा यहाँ इस झुग्गी में भी है। यानी कि मूर्ति एक अच्छे घर की महिला लगती है। ये उसके चेहरे के हाव भाव से और चेहरे की गरिमा से बख्शी साहब ने पहचान लिया था। मूर्ति उसी तरह एक दूरी पर खड़ी हुई थी। चाय का प्याला उसी तरह राजबख्शी के हाथों में थमा हुआ। शायद वह खाली प्याला लेने के लिए खड़ी हुई थी, पर पाँव के आगे बिछी हुई खामोशी को वह न तोड़ सकती थी और न ही उसने तोड़ा। फिर अचानक खामोशी टूट गई। चौकीदार के पैरों की आवाज़ ने तोड़ दी। राजबख्शी ने खाली प्याला चौकीदार को थमा दिया। चौकीदार से मूर्ति ने ले लिया और पीछे झुग्गी की ओर मुड़ती हुई मूर्ति को चौकीदार ने जब 2 आने दिए, वे चीनी की प्लेट में इस तरह छनके जैसे 2 टुकड़ों में टूटी हुई खामोशी से कुछ और कंकड़ गिराए हों। राजबख्शी अगले दिन भी आए, उससे अगले दिन भी, उससे अगले दिन भी, पर उन्होंने स्वयं झुग्गी के पास जाकर चाय मांगी, पी और 2 टुकड़ों में टूटी हुई खामोशी फिर एक साबुत टुकड़ा मालूम होने लगी। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो खामोशी के बदन में लहू की नसों की तरह चलती हैं और उनके कारण वह चुप बड़ी जीती जागती मालूम पड़ती है। एक दिन चाय बनाते समय मूर्ति के पास खेलते हुए बच्चे की आवाज़ भी ऐसी ही थी। ये बच्चा मेरा है? ये सवाल और जवाब भी लहू की हरकत की तरह थे। ठंडी खामोशी कुछ तपते हुए रंग की हो गई। वह राजबख्शी ने अंदर झुग्गी में बैठी हुई दूसरी औरत की ओर देखा। जवाब में मूर्ति ने पहले बच्चे से कहा, जा अंदर अपनी माँ के पास जा। फिर बख्शी साहब से कहा, वह मेरे बच्चे की माँ है। खामोशी जैसे जोर जोर से धड़कने लगी। अगले ही दिन राजबख्शी के कानों में मूर्ति की आवाज़ पत्तों की शां शां की तरह चलती रही। उन्होंने उसकी झुग्गी से रोज़ चाय पी, पर फिर कुछ पूछा नहीं। मूर्ति के शब्द सीधे थे, ये मेरा बच्चा है, वह मेरे बच्चे की माँ है। पर अर्थ सिर्फ पत्तों की शां शां जैसे थे, पकड़ में नहीं आते थे। 2 माएँ एक बच्चे की कैसे हो सकती है? एक बच्चा 2 माँओं के साथ कैसे हो सकता है? ये एक गुत्थी थी जो बख्शी साहब को समझ में नहीं आई। ये नई बन रही बस्ती शहर से 8 मील दूर थी, जिसके आसपास अभी कोई मंडी या बाजार नहीं था। शहर से इस बस्ती तक बस चलती थी, पर दिन भर में शायद 3 बार। ये बस न मिलने पर 8 मील पैदल चलने के सिवा कोई चारा नहीं था। इसी रास्ते पर एक दिन राजबख्शी ने मूर्ति को शहर से बस्ती की ओर आते हुए देखा। मूर्ति के दोनों हाथों में कुछ गठरियाँ, पोटलियाँ थीं। राजबख्शी ने अपनी गाड़ी रोक दी। बस 2 मिनट का फ़र्क पड़ गया, बस निकल गई। मूर्ति ने गाड़ी में गठरियाँ, पोटलियाँ रखते हुए कहा, चाय की पत्ती, चीनी और लट्रम शट्रम लेने के लिए कभी कभी शहर जाना पड़ता है। राजबख्शी ने गाड़ी को पहले से दूसरे और दूसरे से तीसरे गियर में डालते हुए धीरे से कहा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। संध्या समय की इठलाती हवा की भांति मूर्ति हंसती बोली, कुछ नहीं। मूर्ति, तुम्हारे बच्चे का बाप। राजबख्शी के मुंह से अधूरा सा वाक्य निकला जो उन्हें कुछ गलत सा भी लगा। फिर उसी वाक्य को कुछ ठीक करते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारा आदमी वहीं फसादों के दिनों में? हाँ, बलवाइयों ने मार दिया। अगली खामोशी में फिर उस दिन वाले मूर्ति के शब्द राजबख्शी के कानों में शां शां करने लगे। कुछ देर बाद कह सके, लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। मेरी बातें? मूर्ति ने पूछा, पर आवाज़ में फिक्र जैसा कुछ नहीं था। वह दूसरी औरत, उसका नाम रुक्मणी है, वह मेरी रुक की बहन है। ये बच्चा उसका है? हाँ। तुम्हारा नहीं, मेरा भी। राजबख्शी हंस पड़े। ज़्यादा किसका है? ज़्यादा उसका है। मूर्ति भी हंस सी पड़ी। राजबख्शी एक पल की खामोशी के बाद गंभीर से स्वर में कहने लगे, असल में तुम्हें दोनों में एक को औरत होना चाहिए था।
और एक को मर्द। हाँ, पर तुम्हारी जगह ये ख्याल रब को आना चाहिए था, मूर्ति ने कहा तो राजबख्शी ने कुछ चौंक कर मूर्ति की ओर देखा। फिर कहने लगे, तुम्हें मालूम है लोग क्या कहते हैं? क्या? एक दिन मेरे ठेकेदार का मुंशी किसी से कह रहा था। क्या कह रहा था? कि तुम्हें फिर से ब्याह करने में कोई ऐतराज नहीं अगर। राजबख्शी इस अगर के आगे कुछ नहीं कह सके। मूर्ति ने ही कहा, लोग ठीक कहते हैं, मैंने ही कहा था अगर कोई मेरे और रुक्की दोनों के साथ ब्याह करे मैं कर सकती हूँ। अजीब शर्त है। नहीं, अजीब नहीं है। मूर्ति सामने वाली खाली सड़क की ओर देखती रही। फिर कहने लगी, साहब अभी तुमने कहा था हम दोनों में, मुझ में और रुक्की में एक औरत होना चाहिए था, एक को मर्द। ये सच बात कही थी। मुझे रुक्की जैसा मर्द चाहिए था, पर इस वक्त तो तुम उसके लिए काम करती हो, कमाती हो मर्द की तरह। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। पर वह बात, आखिर मैं मर्द नहीं, मर्द की जगह हूँ, मर्द की तरह। राजबख्शी ने सोचा नहीं था कि वे कभी मूर्ति से बातें करके इस तरह आश्चर्य में पड़ जाएंगे। वे हंस से दिए, मानो हंसी से आश्चर्य को ढक रहे हों। मूर्ति ने ही कहा, असल में मर्द न उसे मिला और न मुझे। उसका आदमी भी फसादों के दिनों में, वही जिसे बलवाइयों ने मार दिया। मूर्ति। राजबख्शी झड़ते हुए पत्तों वाले टहनी की तरह खाली खाली से मूर्ति की ओर देखने लगे। फिर कहने लगे, वह आदमी तुम्हारा भी, उसका भी, ये बच्चा तुम्हारा भी, उसका भी। हाँ साहब। मूर्ति हंस पड़ी। रब एक बात पर चूक गया तो फिर चूकता ही गया। राजबख्शी ने गाड़ी की चाल को हल्का किया और कहा, बस्ती आने वाली है मूर्ति, अगर तुम्हें ऐतराज न हो मैं यहाँ कुछ देर गाड़ी रोक दूँ। मूर्ति की खामोशी बख्शी साहब से ज़्यादा मूर्ति को अजीब लगी। कहने लगी, हाँ साहब, मैंने सुना है तुम अच्छे आदमी हो। और क्या सुना है? राजबख्शी गाड़ी रोककर पूछने लगे। और यह कि तुम्हारे कोई बच्चा नहीं है, बच्चे की माँ भी नहीं। राजबख्शी हंसने लगे। हाँ, कोई भी नहीं। कहाँ सुना था? तुम्हारे ठेकेदार, चौकीदार सब मेरे पास चाय पीने आते हैं, वे ये भी बातें करते हैं। सिर्फ उस दिन कर रहे थे जिस दिन तुम्हारे मकान की नींव रखी गई थी। तुमने उस दिन न हवन किया न मोतीचूर के लड्डू बांटे। वे सब लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, सिर्फ सोचते हैं तुम्हारा कोई नहीं, इसलिए तुम्हें मकान की खुशी नहीं। राजबख्शी बहुत देर तक चुप रहे। लगा उनमें और मूर्ति में बात करने वाली सड़क टूट गई है। पर यह सड़क शायद वह थी जो राजबख्शी की अपनी जिंदगी की ओर मुड़ती थी। वे उधर से पलटकर उस दूसरी सड़क की ओर देखने लगे जो मूर्ति की जिंदगी की ओर जाती थी। कहने लगे, अच्छा मूर्ति वह दूसरी औरत रुक्की मर्द नहीं थी, इसलिए तुम्हें किसी और से ब्याह करना पड़ा? हाँ साहब। मूर्ति हंस सी पड़ी। उसकी मेरी किस्मत एक ही थी, इसलिए हमारा ब्याह भी एक ही जने के साथ हुआ और हमारा दोनों का बच्चा भी एक ही है। बाहर कुछ बूंदाबांदी होने लगी थी। राजबख्शी ने धुंधले से हो रहे विंड स्क्रीन की ओर देखा, वाइपर चलाया और कहने लगे, दोनों का ब्याह तो एक आदमी के साथ हो सकता है, लेकिन बच्चा किस तरह? तन और मन में कितना सा फर्क होता है साहब। बस ये समझ लो, मन सिर्फ उसका था, मेरा नहीं था। मेरा सिर्फ तन था। शायद हूँ जैसा कुछ राजबख्शी ने कहा। फिर कितनी ही देर चुप रहे। अचानक बोले, उस समय एक आदमी से ब्याह करना शायद कोई मजबूरी थी या सिर्फ ज़रूरत थी, पर अब क्यों? अब भी ज़रूरत है। वह नहीं, पर ज़रूरत है। वह ज़रूरत कैसी थी? वह ज़रूरत सिर्फ पैसे की थी। वह आदमी बहुत अमीर था, उसके कई भट्टे थे और लोग कहते थे उसके भट्टों में मिट्टी की ईंटें नहीं, सोने की ईंटें पकती है। फिर उसकी पहली औरत रुक्की थी। नहीं, पहली नहीं, पहली मर गई थी। शायद उसने उसे निकाल दिया था। मैंने उसे नहीं देखा, पर सुना था कि वह सुंदर नहीं थी, इसलिए मर गई। राजबख्शी ने हंसकर कहा, हाँ साहब, किसी को दुत्कारते रहो वह मरे जैसा हो जाता है, कभी मर भी जाता है। फिर उसने रुक्की से ब्याह कर लिया। रुक्की अपने दिनों में बहुत सुंदर थी, पर कई बरस बीत गए, रुक्की को बच्चा नहीं हुआ। हाँ साहब। लोग कहते थे भट्ठों वाले को पहली का शाप लगा हुआ है। कहते थे जब पहली मरी थी, पहली यानी कि पहली पत्नी, उसे बच्चे की उम्मीद थी, पर इस आदमी ने एक दिन उसे इतना मारा कि वह भी और उसका बच्चा भी। मूर्ति पुरानी बात याद करके अब भी काँप सी गई। सो उसने बच्चे की खातिर फिर तुमसे ब्याह किया?
हाँ साहब, बच्चे की खातिर। मेरे माँ बाप से उसने मुझे एक तरह से मोल खरीदा था और आखिर वह शाप टूट गया। नहीं? हाँ। मूर्ति की आवाज़ कांप गई। फिर वह कांपती हुई आवाज़ को संभालते हुए बोली, पर साहब तुम ये सब बातें क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों बताऊं? राजबख्शी एकटक मूर्ति के मुंह की ओर देखते रहे। फिर कहने लगे, मैं तुम्हें 6 महीने से देख रहा हूँ। न जाने क्यों मैं यहाँ रोज़ सिर्फ मकान की खातिर नहीं आता। शायद। राजबख्शी का दाहिना हाथ खड़ी हुई गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर था। उन्होंने बायां हाथ मूर्ति के कंधे पर रखा। मैं तुम्हारे साथ ब्याह कर सकता हूँ। साहब तुम? मूर्ति के सवाल में जितनी हैरानी थी, आवाज़ में उतनी नहीं थी। फिर धीरे से कहने लगी, अपने ऊपर जोर होता है पर सपनों पर नहीं होता। मैंने 3 बार सवेरे उठकर अपने आप को झिड़का है। मुझे 3 रात साहब तुम्हारा सपना आता रहा। मुझे साहब नहीं, कुछ और कहा करो। मूर्ति चुप रही। अच्छा ये बताओ, अगर मैं ऐसे सोचूं तुम मेरे लिए भी वही शर्त लगाओगी, वही रुक्की वाली? हाँ। राजबख्शी ने मूर्ति के कंधे से हाथ हटा लिया और उसे भी स्टीयरिंग व्हील पर रख लिया। बाहर बूंदें तेज हो गई थी। विंड स्क्रीन पर धुंध गहरी होती जा रही थी, पर वाइपर पूरे जोर से धुंध को पोंछता जा रहा था। साहब, बख्शी साहब, ये बात पक्की है कि जहाँ मैं रहूँगी वहीं रुक्की, जिस हाल में रहूँगी उसी हाल में वह। मूर्ति कह रही थी कि बख्शी साहब ने बात काटी। इससे मुझे कोई इनकार नहीं है। वह पूरे सुख में, पूरे आराम में रहेगी। मूर्ति हंस सी पड़ी। किस तरह? बख्शी साहब को मूर्ति का किस तरह अर्थहीन सा लगा, पर कहने लगे, पूरी इज्जत के साथ, आराम के साथ, घर की माँ की तरह, बहन की तरह। मूर्ति ने सामने विंड स्क्रीन की ओर देखा। वाइपर चल रहा था, फिर भी हथेली से उसकी धुंध को पोंछते हुए बोली, बस यही बात है साहब। बख्शी साहब, तुम चाहे कितने ही अमीर हो, वह घर में माँ की तरह रहेगी तो माँ नहीं होगी, सिर्फ माँ की तरह होगी। बहन नहीं होगी, बहन की तरह होगी। ये तरह बहुत दिन नहीं चलता। राजबख्शी को लगा इस वक्त शायद मूर्ति के कंधे को उनके हाथ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उनके हाथ को मूर्ति के कंधे की ज़रूरत थी। उन्होंने बायां हाथ कुछ कांपता सा मूर्ति के कंधे पर रख दिया। मूर्ति कहने लगी, पर जब कोई औरत किसी की बीवी होती है, वह बीवी होती है, बीवी की तरह नहीं होती। हाँ मूर्ति, राजबख्शी ने दलील मान ली, पर कहा, तुम्हें ज़िंदगी में पहली बार भी जो कुछ मिला उसके साथ बांटना पड़ा। अब दूसरी बार तुम जानबूझकर, ये किसी भी औरत के लिए स्वाभाविक नहीं होता, नहीं न? नहीं, पर उसने जो कुछ मेरे साथ बांटा है वह भी स्वाभाविक नहीं था, वह मजबूरी थी। सोतन कहलाने वाली औरत जो कुछ बांटती है, मैं उसकी बात नहीं करती। फिर मूर्ति कितनी ही देर चुप रही, जैसे कुछ बताने या न बताने का अपने साथ फैसला कर रही हो। फिर एक बार उसने एक गहरी निगाह से बख्शी साहब के मुंह की ओर देखा। लगा उनके मुंह पर कुछ ऐसा सच था जो उसने पहले कभी किसी मर्द के मुंह पर नहीं देखा था। सोच लिया कि उसका अपना सच चाहे कैसा ही था, पर सच के बदले में सिर्फ सच देना है। कहने लगी, मेरे लिए भट्ठों वाले की मांग बहुत दिनों से थी। माँ बाप गरीब थे, पर इतने नहीं थे कि मुझे बेचे बिना उनका काम न चलता। जो जवान लड़का मुझे अच्छा लगता था, उसने मुझसे ब्याह करने का इनकार कर रखा था। गरीब था पर जवान था। मूर्ति ने कड़वी सी हंसी का एक घूंट पिया, फिर कहने लगी, उससे ही मुझे दिन चढ़ गए थे। राजबख्शी चुप थे, मूर्ति भी चुप सी हो गई। फिर कहने लगी, ये हमारी औरतों की जबान समझ गए हो ने? राजबख्शी ने कहा, हाँ। मूर्ति कहने लगी, पर जब उसे पता चला वह ब्याह करने से मुकर गया। सो किसी मर्द का बदला किसी मर्द से लेने के लिए मैंने माँ बाप से कह दिया कि मैं भट्ठों वालों से ब्याह करूँगी। सोई बच्चा, ये भट्ठे वाले का नहीं है। तुमने कहा था, आखिर उसका शाप टूट गया? तो मेरे मुंह से निकला था नहीं, फिर हाँ भी कहा था, पर पहले सच ही मुंह से निकला था। इस बात का रुक्की को पता है, सिर्फ उसे ही पता है और किसी को नहीं। पर उसने, राजबख्शी सोचने लगा कि रुक्की का उस समय मूर्ति से जो रिश्ता था, उसका मूर्ति को हर तरह से बचाए रखना सचमुच स्वाभाविक नहीं था। मूर्ति कह रही थी, इस बच्चे को मैंने मन की पूरी नफरत के साथ जन्मा था, पर रुक्की ने मन के पूरे प्यार से इसे पाला है। उस समय तक रुक्की को कुछ पता नहीं था, वह भीतर से अपने मन की है,
वह अपने तन की हसरत मेरे तन में से। मूर्ति की आवाज़ बाहर दूर तक बरसती हुई बूंदों में जैसे भीग गई। फिर वह कमीना जिसका ये बच्चा था और भी कमीनेपन पर उतर आया। मुझे धमकाकर उसने 2 बार मुझसे 400-500 रुपये लिए। मैंने तंग आकर सोचा कि मैं भी मर जाऊं और उसके बच्चे को भी जीता न रहने दूं। उसकी फिर धमकी आई थी। मैं पागल सी हो गई थी। एक दिन बच्चे को उठाया आधी रात के वक्त और बाहर कुएं की ओर चल दी। बच्चा रुक्की के पास सोया करता था। मैंने उसे सोते हुए उठाया था, सो रुक्की जाग गई थी। मुझे तब पता चला जब वह भी मेरे पीछे पीछे कुएं की ओर दौड़ती हुई आई। वहाँ मैंने अपने मुंह से सब कुछ बता दिया, पर वह अपने बाप की बेटी मुझे अपने गले से लगाकर वापस लौटा लाई। उसने उस आदमी को कुछ नहीं बताया, उस भट्ठो वाले को। राजबख्शी हैरान थे। बिल्कुल नहीं, उसे सचमुच ही बच्चे से मोह हो गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने सबकी चोरी से उसे बुलावा भेजा जो मुझे आए दिन धमकाता था। उससे कहने लगी कि भट्टे वाले को सब कुछ मालूम है, सो धमकी का कोई फ़ायदा नहीं है। उल्टे भट्टे वाले ने उसे मरवाने का बंदोबस्त किया हुआ है, सो अगर वह जान की सलामती चाहता है तो फिर कभी इस गांव से न गुजरे। राजबख्शी की आंखों में पानी सा भर आया। उन्होंने झुग्गी के हल्के अंधेरे में बैठी हुई रुक्की को दूर से देखा हुआ था, पर आंखों में उसकी पहचान नहीं थी। उन्होंने मूर्ति की ओर देखा। लगा मूर्ति के मुंह पर जो एक लो है वह केवल उसकी जवानी की नहीं है, वह उस रुक्की की भी है जिसे उन्होंने देखा नहीं था। मूर्ति कह रही थी, ये बच्चा तो सचमुच में उसका है, मेरा तो यूं ही एक बहाना है। राजबख्शी की हथेली मूर्ति के कंधे पर बस सी गई। मूर्ति कहने लगी, मुझे पता है मेरी उम्र छोटी है, इसलिए सब मेरी तरफ ताकते हैं, पर अब जो हक उसे नहीं मिलेगा मैं भी नहीं लूँगी। राजबख्शी बहुत देर तक चुप रहे। फिर हथेली से मूर्ति का मुंह अपनी ओर मोड़कर अपने सामने करके कहने लगे, तुम्हें भी जिंदगी का एक कर्ज चुकाना है, मुझे भी जिंदगी का एक कर्ज चुकाना है। मूर्ति चुप पूरे ध्यान से उनकी ओर देखती रही। राजबख्शी एक गहरी सांस लेकर कहने लगे, मुझे अपने सगे भाई का कर्ज चुकाना है। मेरी भाभी ने मुझे अच्छी तरह होश भी नहीं था जब मेरे साथ संबंध जोड़ लिया था। मैं बहुत अनजान था, कुछ नहीं समझता था, बस शरीर जलता रहता और मैं दिन दिन बुझता रहता। मूर्ति जाने समझ सकी या नहीं, राजबख्शी ने ध्यान से उसकी ओर देखा। फिर कहा, उसको जिस साल ब्याह हुआ था उसे उसी साल कोई रोग हो गया था। ये बात मुझे बरसों बाद मालूम हुई, पर उसे तब से ही पता था और उसने बच्चे की आस छोड़ दी थी। बहुत छोटे घर से आई थी, सब कुछ अपने पास रखने के लिए सोचती थी कि मैं भी उसके बस में रहूं। मैं कई बरस तक एक रुकी हुई घड़ी में वक्त देखता रहा। मैंने समझा नहीं, भाई का दुख भी देखा, लेकिन मैंने समझा नहीं। मुझे अपने भाई का बहुत बड़ा कर्ज चुकाना है। मूर्ति जो रोज कांसे की मूर्ति के समान दिखाई देती थी, हार्ड मास की औरत की तरह कांप उठी। राजबख्शी कह रहे थे, अब उससे कोई वास्ता नहीं है, पर मेरे भाई का शक उसी तरह है। मैं बीते हुए बरस लौटाकर नहीं दे सकता, पर आगे से मूर्ति के होठ धीरे से हिले। मेघ की बौछार से चारों ओर धुंध फैली हुई थी। राजबख्शी गाड़ी के अंदर वाले हल्के से उजाले में मूर्ति के मुंह की ओर देख रहे थे। फिर कहने लगे, आओ मूर्ति, हम अपने अपने कर्ज उतार दें। तुम? मूर्ति उनकी ओर देखकर कुछ हैरान सी अपनी ओर देखने लगी, जैसे अपने आप को उनकी आंखों से देख रही हो। राजबख्शी ने हाँ में सिर हिलाया। मूर्ति को शायद अभी इस हाँ की एक बार जरूरत थी। मुंह से निकला, और रुक्की भी? राजबख्शी ने मूर्ति के माथे के पास सिर झुकाकर उसके माथे को ऐसे चूमा कि मूर्ति को लगा उसकी हाँ उसके विश्वास जितनी हो गई थी। और इन्हीं पंक्तियों के साथ अपना अपना कर्ज चुकाने की सहमति पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो किस तरह से बख्शी साहब ने और मूर्ति ने समझौता कर लिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने सुख के बारे में नहीं सोचा। मूर्ति ने रुक्की को साथ में रखा और साथ में बख्शी साहब ने अपने भाई के साथ जो संबंध थे उनके बीच के शक को दूर करने के लिए दोनों ने एक दूसरे के साथ विवाह करने का फैसला कर लिया। तो यही हमारी कहानी थी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो व्यक्ति हमारा दुख में साथ देता है वो कहीं ना कहीं हमारे अंतर्मन को, हमारी आत्मा को छू लेता है। मूर्ति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रुक्की ने उसकी आत्मा को छू लिया था और इस तरह से उसका साथ दिया था जो कि आसपास के लोग या परिवार के लोग नहीं दे सकते थे।
और इस तरह से बात को दबा दिया था कि मूर्ति एक साधारण जीवन आराम से जी रही थी, लेकिन उसकी आत्मा कहीं ना कहीं रुक्की के प्रति कृतज्ञ थी और वो उसको किसी भी हालत में इस तरह से मजबूर नहीं छोड़ सकती थी। और कितनी हिम्मत और बहादुरी के साथ उसने बख्शी साहब से कहा कि दोनों के साथ विवाह करना होगा। कहानी में एक और बात महत्वपूर्ण लगी कि दोनों ने सच को स्वीकार किया, दोनों ने सच कहने की हिम्मत दिखाई। मूर्ति चाहती तो सच को छुपा सकती थी, बख्शी साहब चाहते तो अपने सच को छुपा सकते थे और झूठ के आधार पर इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन दोनों ने सच को सामने रखा, दोनों ने एक दूसरे के सच को स्वीकार किया और फिर एक समझौता किया, एक रिश्ते के बंधन में बनने के लिए वो तैयार हुए। और ये हमारे आम जीवन में भी उतनी ही महत्वपूर्ण बात है। ज़्यादातर हमारे रिश्तों की कड़वाहट झूठ के आधार पर ही बनती और बिगड़ती है। हम सच को स्वीकार नहीं कर पाते, सच को कहने की हिम्मत नहीं रख पाते और जितना हम सच को छुपाते हैं उतने ही रिश्ते उलझते जाते हैं। अब मूर्ति और बख्शी साहब के आगामी जीवन के बारे में हम कल्पना कर सकते हैं। उनको किसी प्रकार की कोई दुविधा या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से भी मूर्ति के मन में ये डर नहीं होगा कि उसकी सच्चाई बख्शी साहब को पता लग जाएगी। और साथ में बख्शी साहब के मन में भी कहीं से कोई डर नहीं रहने वाला कि मूर्ति को उसकी सच्चाई पता लग जाएगी। और यही स्वस्थ रिश्तों का आधार होता है। कहानी आपने सुनी, आपके क्या विचार हैं, आपको कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमारे साथ अवश्य साझा कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, कुछ और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।